वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। जैसा कि आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं और आपको पता है कि हम लोग डेफिनेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो चैप्टर हम लोगों का डेफिनेशन रन कर रहा है और हम लोगों ने अभी तक का 3 डेफिनेशंस कर रखी हैं, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं करी हो। तब आप कहेंगे सर किस किस की हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली है। तो एग्रीगेट टर्नओवर हो चुका है, बिजनेस हो चुका है और कंसिडरेशन हो चुका है। आज हम लोग इसके आगे करेंगे। सर ये स्क्रीन पे तो राजीव बंसल एसपीबीडी लिखा दिख रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि इन्हीं की बुक से हम लोग डेफिनेशन चैप्टर को कर रहे हैं, तो जिन लोगों को बुक वगैरह लेनी होगी या लिंक है तो उनको बताना भी होता है रेफरेंस। तो ये हम लोगों का बेटा जो है वो रेफरेंस है। अब इस पे हम लोग आगे वर्क करते हैं। कुछ आ गए हैं उनको एडमिट कर लें, एक समय पे तो सब आते नहीं हैं। नगमा आ गई हैं, मोहम्मद अमन आ गए हैं और अदिति तुम तो पहले से थी ही। अच्छा, यस सर। देन इसी पे ही ये बढ़ते जा रहे हैं। चैप्टर 2 आपको इनकी बुक में मिल जाएगा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का। यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एग्रीगेट टर्नओवर के बाद बिजनेस लिखा हुआ दिख रहा है सेक्शन 2 के पार्ट में 17 सेक्शन सब सेक्शन 17, ये भी कवर अप कर चुके हैं बिजनेस। कल की डेट में हम लोगों ने कवर अप किया था कंसिडरेशन, जो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 था। कल इसका बताया भी था ट्रिक इसको याद करने के लिए। आज स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मीनिंग ऑफ गुड्स, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ गुड्स के ऊपर आ जाते हैं। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में गिवन है। तो सर क्या 52 याद कर लें? कर लेंगे तो आंसर आपके ज़्यादा अच्छा रहेगा, मगर फिर इसके साथ में पूरा ही लिखना पड़ेगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 ऑफ CGST एक्ट 2017। तो नॉर्मल गुड्स तो आप लोगों को पता ही है लेमैन लैंग्वेज में, उसी से ही ये इजी चीज़ें हो जाएंगी। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है। सर मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये एक आपका घर है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि रहते हैं, और जब आप यूनिवर्सिटी आए पढ़ने के लिए तो आप यहाँ से निकले और यूनिवर्सिटी पहुँच गए पढ़ने के लिए। सर कहाँ, हम तो ऑनलाइन चल रहे हैं। मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी जो है वो पढ़ने के लिए पहुँच गए। अब यूनिवर्सिटी के बाद जब वापस लौट करके घर जाएंगे तो आपका घर जहाँ पर छोड़ करके आए थे घर को वहीं रहेगा, या वो घर कुछ घर दूर चला जाएगा चल करके और कुछ दूर आपको अपना घर मिलेगा? कहाँ पे आपको घर मिलेगा? जहाँ पर थे वहीं कि कहीं और? सर जहाँ थे वहीं। वहीं, घर थोड़ी बदलेगा। तो घर जब यहाँ पर थे जहाँ वहीं छोड़ा था, तो इसके लिए घर आपका मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये मूव नहीं करेगा। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी की। किसकी बात हो रही है? मूवेबल की। तो हर वो आइटम जो मूव कर सके हम उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सके हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये समझाना था आपको कि मूवेबल प्रॉपर्टी आप समझ जाएं। अदर देन मनी सिक्योरिटीज, तो अब इसमें जो है मनी का मतलब जो जेब में आपके रुपए पैसे हैं उनको हम गुड्स में नहीं रख रहे, और सिक्योरिटीज को इसमें नहीं रखा जाता। सर मनी तो समझ में आ गया, सिक्योरिटीज का सर क्या मतलब है? सिक्योरिटीज जानते हैं आप सभी लोग हैं, उतर जाता है दिमाग से। शेयर्स, शेयर्स में आप डीलिंग कर रहे हैं तो शेयर्स आ जाएगा सर।
अच्छा, तो इसी तरीके से फिर इसमें डिवेंचर्स भी आ जाएगा। हाँ बेटा, डिवेंचर्स भी आ जाएगा। और सर कुछ हो सकता है? बॉन्ड्स हो सकते हैं कि बॉन्ड में डील कर रहे हैं। सर शेयर में तो हमने पढ़ा था कि इसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होता है। तो बेटा ये टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, तो इसके अंदर इक्विटी शेयर्स भी आएगा और इसके अंदर जो है प्रेफरेंस शेयर भी आएगा। डिपॉजिट्स, तो ये सब बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, इन सब की बात करी जाती है। हम इन सिक्योरिटीज को नहीं लेते। दो बातें आपको याद रखनी है, हम मनी को नहीं लेंगे और हम यहाँ पर सिक्योरिटीज को नहीं लेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। एक पॉइंट हुआ एक्शनेबल क्लेम्स वन। देन ग्रोइंग क्रॉप्स। सर ग्रोइंग क्रॉप्स कैसे होगी? ये तो मान लीजिए कि हमारा ये एक खेत है और इसके अंदर ये सारी की सारी ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, ये इस तरीके से उगा हुआ है। मान लीजिए कि ये आपके लिए गेहूं है। किसका हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ ग्रोइंग क्रॉप्स में? हमने गेहूं को ले लिया। और ये गेहूं की तो सर ये बालियां हो गई और ये तो खेत से लगा हुआ है। और जहां पर हम अपना खेत छोड़ करके आते हैं, दोबारा जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर रहता है, तो ये तो कहीं मूव हो करके जाता नहीं। और आप यहाँ बोल रहे हैं कि ग्रोइंग क्रॉप्स को ले लिया जाए। हाँ बेटा, क्यों? बहुत अच्छा आंसर है कि सर वाई, हम इसको ऐसे क्यों लें। तो बेटा समझिए, ये नीचे जो है ये तो आपका खेत हो गया। खेत का मतलब है कि जो लैंड है, जो फील्ड है, वो तो आपकी यहाँ पे नीचे ही रह गई। मतलब लैंड तो वहीं रहेगी, लैंड तो प्योर हो गया कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मगर जो गेहूं की बालियां हैं, जो यहाँ टॉप की बात कर रहा हूं मैं, जो ये गेहूं के ऊपर की बालियां हैं, गेहूं का पेड़ थोड़ी कि जो पौधा है, जो कि यहाँ पर जो ये गेहूं की बालियां लगी हुई हैं, इन सब को तो कट किया जा सकता है। और जब आप इन सबको कट करेंगे तो कट करके फिर ये इन सब जगह से बेटा कट होकर के मूव इजीली हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह रिएक्ट करती है। जिस कस्टमर को आपसे खरीदना होता है या फिर जिसको आपको सेल करना होता है, मार्केट में जाकर के वो गेहूं लेता है, तो खेत खुद चल के थोड़ी चला जाता है कि खेत के पैर लग गए। तो यहाँ से ये गुड्स जो है मूव होकर के चले जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे एक्शनेबल क्लेम रखेंगे, दूसरे नंबर पे ग्रोइंग क्रॉप्स। तो सर क्या याद करना पड़ेगा? सीक्वेंस ना याद करना, मगर ध्यान रखना। ठीक इसी तरीके से ग्रास एंड थिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो ये सारे वो कंटेंट हैं जो 4 पॉइंट नंबर, कोई भी ऐसा कंटेंट जो लैंड के साथ अटैच हो। मैंने लॉजिक आपको दे दिया, विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। अभी आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन में इसी चीज को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यहाँ पर इस लैंड के ऊपर जो भी हमारे पास राइस है, वीट है, इन सबको हम आपको सेल करेंगे, तो आप ये किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लेते हैं तो ये इसकी काउंटिंग में आ जाएगा। इसी तरीके से बस ये ध्यान रखिएगा कि मूव होने वाला कंटेंट है या यहाँ पर नहीं है। तो ये लैंड के रिलेशन में बात हो गई, और आसान भाषा में अगर आप इसको कहेंगे तो सीधे सीधे आप इस जगह गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 कवर अप कर लिया। अब आते हैं इसके बाद आज का दूसरा पॉइंट है सर्विस। सर ये सर्विस इसी के साथ हमेशा अटैच रहता है बेटा। हाँ, जीएसटी अगर एक्ट आप पढ़ रहे हैं तो जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज है, तो ये गुड्स का मतलब यही है। तो कुछ लोग आ गए फिर एडमिट करें, तो इस गुड्स का मतलब यही है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, गुड्स। ओके। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम से क्या मतलब है गुड्स में? एक्शनेबल क्लेम इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा था तुमने? यस सर। क्या पढ़ा था उसमें क्लेम में? सर क्लेम करते हैं मतलब किसी पर्सन पे किसी मतलब फ्रॉड रॉड के लिए। तो जब हम इंश्योरेंस क्लेम की बात करते हैं तो ये भी इसी के अंडर में
वर्क आ जाता है। दूसरा आइटम इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा कि आपने कोई एक्शन करके किसी को कोई गुड्स दिए, मान लीजिए कि आप स्टैंड हो रहे हैं और नॉर्मली ये आपकी शॉप है, तो आप क्या करते हो कि इस जगह पर आपने जैसे ही किसी को गुड्स दे दिए और कोई आपके सामने परचेजर है, तो उसके बाद आप इस जगह पर इसके रिटर्न में पैसा लोगे कि नहीं लोगे? तो जो आप पैसा ले रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी कंटेंट मूव कर रहा है, तो वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो आपके लिए गुड्स के पार्ट में आएगा। ओके सर। अच्छा, देन अब हम आते हैं सर्विसेज पे। गुड्स के साथ हमेशा अटैच होता है सर्विसेज, अलग से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा लगा हो। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। बहुत ही आसान सी डिफिनेशन है, हर वो चीज जो गुड्स ना हो। पॉइंट नंबर 1, जो मनी नहीं हो, जो सिक्योरिटी नहीं हो। तो मनी भी समझ गए आप, सिक्योरिटी भी समझ गए, गुड भी समझ गए, वो सब सर्विस में आते हैं। बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड्स from currency denomination to other from currency or denomination with separate consider charge। बहुत बड़ा पॉइंट सर्विस का आ जाता है जब मनी की बात आती है। तो मनी आते ही आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि सर ये तो मनी है तो हम क्या करें। तो सिंपल मनी है, उससे तो कोई मतलब नहीं है, वो तो नहीं आएगा। मगर अगर मान लीजिए कि करेंसी एक्सचेंज का आप वर्क करते हैं, सर करेंसी एक्सचेंज का वर्क करने का मतलब डॉलर है, फॉरेन से कोई आपका रिलेटिव एनआरआई इंडिया आता है, तो वर्क क्योंकि फॉरेन में कर रहा था अमेरिकन डॉलर में, उसी मनी को वो लेकर के इंडिया आता है। और अगर उसके पास वो कैश है तो इंडियन मार्केट में क्या उस डॉलर को दे के वो सब्जी खरीद पाएगा? सर नहीं खरीद पाएगा, तो उसको रुपए ही देने पड़ेंगे। तो आप क्या, वो क्या कराता है, ऐसे काउंटर पे जा करके अपने डॉलर को एक्सचेंज कराता है। जैसे ही एक्सचेंज कराएगा तो उसके बदले में उसे कैश मिल जाएगा, रुपीज मिल जाएंगे। अब उन रुपीज से अपनी जरूरतें पूरी कर लेगा। तो कोई ऐसा बंदा ऑफिस तो होता है जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये डील एक्सचेंज में कर रहे हैं। मनी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि रुपए को बेचा खरीदा जा रहा है, यहाँ पर उस तरीके की दी जाने वाली बेटा सर्विसेज हैं, उनकी बात करी जा रही है। आफ्टर देन क्या चीजें इसमें इंक्लूड हो गई, ये देखो बाई कैश है, अदर मोड है। तो जब बात हम कर रहे हैं यूज ऑफ मनी एंड इट्स कन्वर्जन, तो कन्वर्जन तो आप क्लियर कट अभी समझ गए कि हम कैसे काम करेंगे। डिनोमिनेशन, अब यहाँ पर करेंसी डिनोमिनेशन में काफी कंफ्यूजन रहता है, इसको भी समझिए। अब आपके पास मान लीजिए कि 500 रुपए का नोट है और कोई एक अपना ऐसा सर्विस सेंटर लेकर के बैठा है कि जिसके लिए इन नोट्स को वो टुकड़े टुकड़े में आपको दे दे। आप चाहते हैं कि आपको 100 के 5 नोट्स मिल जाएं। तो अगर कोई ये प्रोफेशनल लेवल से ही यही काम कर रहा है कि आपको जो बड़े नोट हैं उनको तोड़ करके छोटे में दे रहा है, तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? तो यस ये जो सर। चार्जेस होंगे, क्योंकि वो काम करने बैठा है ना, तो उसको अपना रिटर्न चाहिए होगा उस जगह पर, ये भी सर्विस का पार्ट है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ रुपए खरीदा बेचा जा रहा है। रुपए तो 500 का 500 मिला, जिस बंदे ने दिए तो उसको रिटर्न में 500 मिले, मगर 500 देखो स्मॉल स्मॉल पार्ट में मिल गए। तो इस जगह पर उसने उनको स्मॉल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, करेंसी को छोटे छोटे पार्ट में कर दिया। तो यहाँ पर ये इस पैसे को लेकर के गया था और इसके बदले में उसको इतने नोट्स मिल गए। इसका अपोजिट भी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हो सकता है। आसान ये पड़ता है कि अपोजिट का मतलब यही है कि 500 लेके गए, टूटे लेकर के आ गए, 100 के दिए तो बंदा नोट लेकर के आ गए। ये एक लेमन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। बेसिकली जो सर्विस की बात है, ये जो यूज है इसमें आप सर्विसेज देख सकते हैं। जैसे टीचर्स की जॉब है, तो कोचिंग अगर पढ़ा रहे हैं तो वो सर्विसेज इसके अंडर में आ गई। इसी तरीके से डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की अगर जॉब है वो इसके अंडर में आ गई। देन लॉयर्स, वकील जिनको हम बोलते हैं, उनके तरफ से सर्विसेज आ गई। लीगल एडवाइजर भी लॉयर का ही वर्क हो जाता है। तो यहाँ कोई प्रोडक्ट आपको फिजिकल फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है। अब
जितना ये ओरल बोला है इससे रिगार्डिंग जो है थोड़ी सी बात हो जाए, इसके एग्जाम्पल की, ज़्यादा देर तक का दिमाग में बैठता है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूँ। ए फॉरेन एक्सचेंज डीलर while exchanging one currency for another also charge a commission. The related activities of providing the services for which a commission is charged separately would be very much सप्लाई। तो वो सप्लाई के दायरे में आएगा। इसका एग्जांपल मैंने दिया था अभी अभी आपको, डॉलर से सब्जी खरीदने वाला। पॉइंट नंबर 1 दे चुका हूँ। सेकंड एक और एग्जांपल है, मिस्टर ए टुक ए लोन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम अ बैंक अमाउंटिंग टू रुपीज 5 लाख फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इंस्टॉलमेंट शैल बी पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंस्टॉलमेंट देंगे ही देंगे। एट द टाइम ऑफ लोन टेकन मिस्टर ए ऑल्सो पेड ए डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 5,000। In such cases, taking a loan is not a supply of services. However, processing charges, मतलब जो ये बंदा कोई बैठा है लोन लेने के लिए, एक्टिविटीज होंगी, फाइल बनेगी, अपना समय देगा, कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको कंप्लीट कराएगा, उस जगह पर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस का मतलब ही होता है कि सर्विस प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्या नहीं होना कि बैंक की तरफ से आपको, ये मान लीजिए बैंक है, मैं बात करता हूँ बैंक की, आप बैंक गए तो बैंक की तरफ से आपको क्या चाहिए, हमको सर 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो आप बैंक जाएंगे, अपनी शक्ल दिखाएंगे और बैंक आपकी शक्ल को देखते ही आपको 5 लाख रुपीज का लोन दे देगा। कहेंगे अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। फिर हम क्या करेंगे, हम इसके रिटर्न में बैंक को कुछ पेपर्स कंप्लीट करके देंगे। और जब हम कुछ पेपर कंप्लीट करके देंगे, या फिर हम किसी एक दूसरे एजेंट को रख लेंगे जो हमारी मदद करेगा इन पेपर को कंप्लीट कराने के लिए। तो इतना सब काम, वो हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, तो इस जगह वो हमें ये सब सर्विसेज दे रहा है। कोई गुड्स तो है नहीं जिनको बेचा जाए, अपना दिमाग लगा के बता रहा है कौन कौन से पेपर्स रेडी होने चाहिए। तो इसके लिए उसने अगर हमसे चार्ज कर लिए 5,000 रुपीज, तो ये पोर्शन जो है वो सप्लाई में आएगा और ये जीएसटी के दायरे में आएगा। यहाँ पर एक बात आती है कि सर तो क्या ये बंदा हमेशा बैंक से अलग होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी सेपरेट होते हैं, कभी बैंक वाले खुद ही अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस करते हैं और उसकी अलग से फीस आपसे लेते हैं। तो सर अगर बैंक वाले डायरेक्ट करेंगे तो हम इसका मतलब ये समझें कि एक हाथ से बैंक वाले हमको 5 लाख रुपीज दे रहे हैं और उसमें से डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के उन्होंने 5,000 रुपीज अगर हमसे डिडक्ट कर लिए, तो फाइनली तो हमारे हाथ में सर इस तरह तो 4,95,000 आएंगे। यस। अच्छा, तो अब बैंक जो है जीएसटी में किसके ऊपर टैक्स देगा? तो बैंक जीएसटी में इस 5 लाख के ऊपर नहीं टैक्स देगा, ये सर्विस के पार्ट में नहीं आता है। बैंक टैक्स देगा इसके ऊपर जो 5,000 उसने एज ए सर्विस चार्ज किए हैं, चाहे ये बैंक हो और चाहे ये ओपन एक एजेंट हो, जो मैंने अभी यहाँ बताया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इफ मिस्टर ए डिपॉजिट द कैश 1 लाख into the bank, then it would not constitute as supply of services. जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। अभी अभी बोला ना कि जो बैंक के अपनी रेगुलर एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर नहीं। सर बैंक की रेगुलर एक्टिविटीज थोड़ा भूल गए, बता दीजिए। तो बेटा बैंक की बेसिकली 2 रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं। एक, आपसे वो डिपॉजिट्स बैंक लेते हैं, यही उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है डिपॉजिट, और फिर उसी को आगे चल करके लोन दे देते हैं। यही बैंक की मेजर प्राइमरी लेवल की 2 एक्टिविटीज होती हैं। तो जो बैंक की ये 2 एक्टिविटीज हैं इनको इसके पार्ट में नहीं रखा जाएगा। हाँ, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी अभी सीखा कि गुड्स की डेफिनेशन क्या होगी, और साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा सर्विसेज क्या होंगी। क्योंकि जो जीएसटी हमारे पास एक्ट है उसके लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को सीखें। तो जीएसटी में हम लोगों ने कवर अप कर लिया सेल्स। सर गुड्स भी तो कवर अप कर लिया? नहीं बेटा, गुड्स तो सिर्फ एक ओपन तरीके से कवर अप किया जिसमें बोला मूवेबल है। मगर गुड्स के केस में हमारे पास एक और टर्म आता है, डेट्स कॉल्ड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होगा?
अब हम उसको पढ़ेंगे जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 में दिया गया है। ये है हमारा कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स में सर क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए सेक्शन सब सेक्शन 19 में 2 के क्या गिवन है। बेसिकली ये वो कंटेंट्स हैं जो बुक्स की वैल्यू में कैपिटलाइज्ड रहते हैं। मतलब सर जैसे मशीन, फर्नीचर। तो कैपिटल गुड्स इसके ऊपर है। मींस गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड विच आर यूज्ड और इंटेंडेड, चाहे अभी करंट में यूज कर रहा हो या भविष्य में यूज करने की उसकी सोच हो, विचार हो, टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो सिंपल सा ही है, कैपिटल गुड मीन द गुड्स कौन से, द वैल्यू फॉर विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक। तो अकाउंट्स के स्टूडेंट कैपिटलाइज्ड वैल्यू को ढंग से जानते हैं। तो इस जगह कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो बुक में रेवेन्यू के नेचर की नहीं हो उनको ले और साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके ऊपर क्लेम करने की बात कर रहा हो, तब हम इसको कैपिटल गुड्स के दायरे में रखते हैं। जिन जिन को शो किया हो, तो नॉर्मल क्या क्या शो किया होगा, वही मशीनरी है, फर्नीचर है अभी टर्म। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इनपुट्स। आसान है। इनपुट्स में से मैं उठाता हूं खाली इन को, और इन को अगर आप समझें तो हिंदी में कहना होता है आना। आ रहे हैं कहीं पर, तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस में जो कुछ आ रहा हो, जो गुड्स बिजनेस में क्या हो रहे हो, आ रहे हो। तो बिजनेस में जो गुड्स बेटा आ रहे होते हैं, तो उनके लिए हम सिंपल क्या वर्ड यूज करते हैं सर? हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। इसी के लिए हम इनपुट बात यूज करते हैं। देखो क्या लिखा है, इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। क्योंकि कैपिटल गुड्स को हम परचेज तो कर लेते हैं मगर सेल करने का हमारा पर्पस नहीं होता है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनमें हम बिजनेस करते हो। बिजनेस की दो एक्टिविटीज होती हैं, परचेज करना और फिर उसके बाद उनको सेल कर देना। तो यहाँ पर इनपुट में हम कैपिटल गुड्स को नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे सर? फिर वही बात है कि इन एसेट्स की हेल्प से हम बिजनेस को रन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियर कट थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ कि एक बंदा है जो बिजनेस करना चाहता है, और इस बिजनेस के लिए उसने बिजनेस सोचा कि आजकल कोरोना लगा हुआ है और बड़ी दिक्कत है, तो अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, तो मैं ठेले पर सब्जी वाला बन जाता हूँ और मैं सब्जी लगा लगा के कोरोना पीरियड में सेल करता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में इस बंदे को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सर दो चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ सकती है? तो देखिए बेटा, एक उसको जरूरत पड़ेगी किस चीज की? ये कुछ बना हुआ दिख रहा होगा आपको, आप समझ जाएंगे क्या है ये चीज। दैट्स यस कॉल्ड सर। ठेला। जिस ठेले के ऊपर या साइकिल के ऊपर जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट नहीं रख करके सेल करेगा। दूसरा सर क्या जरूरत पड़ेगी? दूसरी उसको वेजिटेबल्स की जरूरत पड़ेगी। वेजिटेबल्स का मतलब है सब्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों के बेस पर वो अपना जो है ठेले का काम आगे रन करेगा। तो अब सर वो तो ठीक है, मगर इनपुट क्या होगा? ये इनपुट है। क्यों ये इनपुट है? क्योंकि वो वेजिटेबल परचेज ही इस पर्पस के लिए कर रहा है। परचेज कर रहा है वेजिटेबल्स इस पर्पस के लिए कि वो इसको सेल कर दे। तो यहाँ से परचेज लेकर के उसका पर्पस है उसको सेल कर देना। मगर जब हम ठेला की बात करेंगे तो वो ठेले को जो परचेज करता है, तो उसका परचेज करने का पर्पस क्या बेटा इसको सेल करना होगा? बिल्कुल कभी नहीं, क्योंकि ये इसकी हेल्प से इसको सेल कर रहा है। तो ये इनपुट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और यहाँ पर हम जब जब सेल की बात करते हैं तो सेल का मतलब क्या होता है? जब हम सप्लाई कर रहे होते हैं उस सेगमेंट में हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया गुड्स जो आपने सीधे सीधे देख लिया। किसके लिए देख लिया? सब्जी वाले के लिए देख लिया। ऐसे ही यही इनपुट सर्विस के लिए भी यूज होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इनपुट सर्विस मीन्स एनी सर्विस यूज्ड और इंटेंडेड
टू बी यूज, चाहे अभी करंट में यूज हो रही हो चुकी है, या फिर इस पर्पस के लिए हो, बाय द सप्लायर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जिससे कि वो बिजनेस करे और बिजनेस करने का इसका पर्पस हो। तो आराम सी बात है, अगर कोई इजी सा सेगमेंट है, आसान भाषा में कहें, कोई लॉयर है, वो अपनी चैम्बर को ओपन करके बैठा है, तो वो यहाँ पर क्या सेल कर रहा है, उसका पर्पस है कि उसके पास क्लाइंट आए और उनको वो सर्विसेज सेल करे कि भाई तलाक करवाना है तो तुम्हारा केस लड़ लेंगे, जमीन छुड़वानी है, किसी ने परेशान किया, कोर्ट जाना है तो हम तुम्हारा केस कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो क्लिनिक ओपन करके बैठे हैं। सर कहाँ ओपन करके बैठे हैं, कोरोना पीरियड चल रहा है, हर एक ने तो बंद कर दिया है। अरे अभी कोरोना चल रहा है ना, मगर वैसे तो उनके यहाँ पे पेशेंट जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बस डिफरेंस थोड़ा सा कंटेंट को एक्सप्लेन करने पर आपको समझना होगा। क्या कंटेंट को एक्सप्लेन करने पे समझना होगा कि जब बेटा हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इन सब के लिए अगर हम गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स के लिए जो पार्टी सामने आती है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कस्टमर, जिनको सेल किया जा रहा है। और जब बल्कि सर्विसेज में ये अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग नेम से इनको ध्यान दिया जाता है। जैसे मैंने बोला कि अगर हम लॉयर्स की बात करें, मतलब हम वकीलों की बात करें, तो वहां पर हम क्लाइंट बोलते हैं, कस्टमर नहीं बोलते। कस्टमर मतलब होता है ग्राहक, मैंने हिंदी में लिख दिया ग्राहक, वहाँ कस्टमर नहीं बोलते, वहाँ क्लाइंट बोलते हैं। डॉक्टर के पास अगर दे करके जा रहे हैं तो पेशेंट बोलेंगे, मतलब उस जगह पर हम मरीज बोलेंगे। तो आंसर लिखते समय ध्यान रखिए कस्टमर हर जगह मत यूज कर दीजिएगा। सर यहाँ तो लिखा नहीं है। हाँ यहाँ नहीं लिखा है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि अगर आंसर एक्सटेंड करना पड़े तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सेक्शन 2 लिखेंगे, फिर उसका सब सेक्शन 59, और फिर एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं इनपुट में और सर्विसेज में 60, 59 60 अगली बगल है। अब आते हैं इनपुट टैक्स। तो ये इनपुट टैक्स दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो इनपुट है और दूसरा ये टैक्स है। तो सर क्या मतलब है, यहाँ पर इस वन का मतलब यही इनपुट है जो ऊपर दे रखा है, जिसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, कौन पर्सन, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन, मीन्स द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर बोथ। तो क्या इसमें सब चीजें इंक्लूड होती हैं, उनको भी अभी हम आगे देखते हैं। तो समझिएगा यहाँ पर क्या है कि एक सेलर है, अभी हम सर्विस की बात नहीं कर रहे, हम आपको रिलेशन में बता रहे हैं, किसके, गुड्स के रिलेशन में। एक सेलर है, उस सेलर ने अपने यहाँ पे गुड्स परचेज किए होंगे, हाँ सर, तभी तो वो आगे सेल करेगा। तो इस परचेज के ऊपर जैसे ही होगा तो टैक्स दिया गया होगा, हाँ सर टैक्स दिया गया होगा। तो यहाँ पर जब इनपुट टैक्स है तो वो सेलर की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेलर की पोजीशन दो तरीके से है, एक ये है कि क्या वो रजिस्टर्ड है, ठीक। तो यहाँ पे जो बात हो रही है इनपुट टैक्स, वो किसके रिलेशन में हो रही है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए हो रही है। सर कब रजिस्टर्ड कराते हैं, जब 40 लाख से ज्यादा, 440 लाख से ज्यादा हमारा टर्न एग्रीगेट एग्रीगेट टर्नओवर होता है, तब हम रजिस्टर्ड कराते हैं। तो नॉट रजिस्टर्ड सर कौन होगा, तो नॉट रजिस्टर्ड जिसका टर्नओवर इससे कम होगा वो सब नॉन रजिस्टर्ड टर्म में आ जाएंगे। तो इस तरह पे जब हम टैक्स किस पे देंगे, तो हम इनपुट वाले कंटेंट को मानेंगे, जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को लेंगे। और अगर हमारे परचेजेस जो हैं वो कम की होती हैं, मतलब हम अनरजिस्टर्ड हैं, तो उस जगह पर हम इनपुट टैक्स की बात नहीं करेंगे। तो क्या सर ये तो बड़ा अच्छा है, तब तो टैक्स देने से बच जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आगे भी तो आप सेल करेंगे, आप सिस्टम में आ जाएंगे, और फिर जो रजिस्टर्ड बंदा होगा जिसको कि आप आगे सेल कर रहे होगे, उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो कलेक्ट कर लेगा अगर आप काउंटिंग में नहीं आते। तो ये एक चेन है, इसमें से कोई
बच नहीं सकता है। अच्छा, अब आगे आते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। कुछ नहीं इंक्लूड है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे को पता है कि कितने तरीके के हमारे पास टैक्स थे, SGST, CGST, इंटीग्रेटेड यूनियन टेरिटरी के ऊपर टैक्स, बस उन्हीं सब का नाम है। तो देखो, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब सर, अरे भैया IGST, ये टैक्स इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा इंक्लूड हो जाएगा, ये देखो SGST, ये देखो UTGST, और सर किस तरीके का, अरे भैया CGST, ये देखो CGST लिखा है। तो ज्यादा आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पॉइंट बस ये ध्यान देना पड़ेगा, सी वाला। क्यों? क्योंकि इसमें रिवर्स चार्ज प्रोविजन है। सर रिवर्स चार्ज तो ऊपर ही है, जब CGST पढ़ोगे तो रिवर्स चार्ज उसके साथ पढ़ ही लोगे। रिवर्स चार्ज IGST का जो है उसके ऊपर बात होती है। इनको भी इंक्लूड किया जाता है इनपुट टैक्स के लिए। सर ये रिवर्स चार्ज क्या होते हैं, अभी कंटेंट आगे आएगा उसमें रिवर्स चार्ज बता देंगे, मगर शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए कि ये आपके लाइबिलिटीज को डिक्रीज कर देते हैं। उस जगह आपको फिर इनको टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता है। आगे आते हैं, सर इसका ना सब चीज इंक्लूड है, नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसको ध्यान देना है। बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन लेवल। सर फिर बड़ा कठिन शब्द आ रहा है, ये कंपोजिशन लेवल क्या है? जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, इसका मतलब है कि अगर किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर जो है वो 75 लाख से ज्यादा है। किसके में ज्यादा है? 75, 40 लाख में तो रजिस्टर्ड हो जाता है और टैक्स के लिए वर्क करता है, मगर कंपोजिशन लेवल के लिए अगर 75 लाख से ज़्यादा उसका टर्नओवर है तो वो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकता है। तो इस ऑप्शन के यूज़ करने में कंपोजिशन लेवल पे आप डायरेक्ट जो है वो टैक्स दे देते हैं, इसके ऊपर फिर आपको ITC नहीं मिलता है। मतलब कंपोजिशन लेवल पे ITC क्लेम नहीं होता है इस, और वही चीज यहाँ पर भी इंक्लूड नहीं होती है। इसमें परसेंटेज है कि जितना भी आपने डायरेक्टली सेल किया है उसके ऊपर आप सीधे सीधे 1% दे दें। अभी पहले ये एट द रेट ऑफ 1% था कि जो भी है उसके ऊपर आप 1% जो है कंपोजिशन लेवी दे दें। सर इसका मतलब 1 लाख की सेल किया तो 1 लाख के ऊपर 1%, 1,000 रुपए आपने दे दिए। और सर इसके पीछे जो हमने पेमेंट किया था, ITC दिया था, परचेज करते समय हम लोगों ने SGST वगैरह दिया था, क्या उसको डिडक्ट नहीं करेंगे? बेटा उसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। वो सब चीजें फिर यहाँ पर यूज नहीं होंगी। बस ये समझ लीजिए कि अगर कंपोजिशन लेवी पे आप चले गए तो फिर आपको इस सेगमेंट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स दीजिए, नमस्ते, ना आप ना पहचानेंगे टैक्स पार्टीज को, ना टैक्स पार्टी आपको। अब आते हैं इनवर्ड सप्लाई। क्या होती है इनवर्ड सप्लाई? सप्लाई तो एक ऐसा वर्ड है जो आपको मैंने बताया कि जब वो सेल्स के रिलेशन में समझिए। इनवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू ए पर्सन सेल मींस रिसिप्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ वेदर बाय परचेज, एक्विजिशन और एनी अदर मींस ऑफ विदाउट कंसिडरेशन, विद हो चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो। तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो किसी दूसरे ने आपको सेल करी है, और टर्म क्या यूज हो रहा है? इनवर्ड। तो यही इनवर्ड किस किस का जगह ले लेगा? यही इनवर्ड परचेज के लिए ले लेगा। मतलब आपने किसी से कोई गुड्स परचेज किए हैं या फिर किसी तरह एक्वायर किए हैं, आपके पास आ गए हैं, जिसका आपने पेमेंट दिया है या पेमेंट नहीं दिया है, फ्यूचर में पेमेंट देने की बात कर लेते हैं, या आप गिफ्ट में भी पा गए हैं, तो आपके पास जो भी गुड्स आ रहे हैं उन सब के लिए डेफिनेशन हो जाती है इनवर्ड सप्लाई। नॉर्मल बिजनेस में अगर हम भाषा में बात करें तो इसको हम बोलते हैं परचेजेस। मैं समझ सकता हूँ परचेजेस टर्म आपको आ गया होगा। इसी तरीके के इसका जस्ट अपोजिट होता है आउटवर्ड। अगर इनवर्ड बेटा परचेज का है तो आउटवर्ड किसके लिए यूज होना चाहिए? सर ये सेल्स के लिए यूज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ये आउटवर्ड सप्लाई कहाँ कहाँ? जब बिजनेस से आइटम आउट हो रहा हो। कैसे आउट हो रहा हो? हमने सेल किया हो, हमने किसी दूसरे को ट्रांसफर किया हो, हमने बाल्टर पे दिया हो। बार्टर सिस्टम मतलब हमने परचेज किया हो उससे दाल,
और बदले में उसको हमने दे दिया 10 पैकेट बिस्किट के। ये बार्टर हो गया, मतलब कैश नहीं दिया। या फिर हम किसी तरह कोई एक्सचेंज करते हैं, लाइसेंस के रिलेशन में काम होता है। रेंटल अगर कोई केस है, इसके बाद रेंटल मतलब किराए पे आपने दे दिया, लीज के ऊपर दिया, ये सारे कंटेंट जो हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या सर, जब हम आंसर लिखेंगे तो अगर हम आंसर में सीधे सीधे परचेज और सेल लिख दूं तो नंबर नहीं मिलेंगे? बेटा परचेज और या सेल, जैसे मान लो सेल है तो वो एक छोटा शब्द है, समझाने के लिए बताया है कि आउटवर्ड है। सेल छोटा शब्द है, आउटवर्ड एक फैमिली का बड़ा मेंबर है। इसका मतलब होता है कि इसके अंडर में सब चीजें आ जाती हैं। इसी तरीके से जब इनवर्ट सप्लाई हो तो सीधे परचेजेस मत लिखिएगा, इसके अंडर में एक्विजिशन भी आता है, तो इनवर्ट सप्लाई बड़ा पार्ट हो जाता है। आगे आते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल, आप एक बिजनेसमैन है मान लीजिए, और आप कहाँ रहते हैं? आप लखनऊ में रहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा अगर इंडिविजुअल डील करेंगे तो लखनऊ करेंगे, लखनऊ के थोड़ा अगल बगल एरिया में कर लेंगे। मगर अब आपको बिजनेस जो है वो अपना मान लीजिए नोएडा में लेकर के जाना है, तो सर ये तो इंटर स्टेट हो गया। अरे नोएडा इंटर स्टेट नहीं हुआ, दिल्ली इंटर स्टेट हो गया। तो अगर इंटर स्टेट भी होता कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप नोएडा में भी काम कर रहे हैं, अब आप जा करके सीतापुर में भी आपको एक जगह काम करना है, अब आपको और कोई जगह ले लेते हैं कानपुर में भी काम करने जाना है। तो हर जगह तो आप जा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जो भी डीलिंग वगैरह करनी है उस जगह पर आप अपने एक एक एजेंट को भेज देते हैं। किस किस को? एजेंट को। किस किस को भेज देंगे? एजेंट को भेज देंगे। तो जब आपकी तरफ से ये बंदा एज अ वर्क करने जा रहा है, क्या सर? एजेंट। तो जब ये एजेंट वर्क करने जा रहा है, इसको नाम हमने एजेंट दे दिया, तो इसके दूसरी तरफ आप नहीं स्टैंड कर रहे हैं। तो आप जो स्टैंड कर रहे हैं तो आप कौन हो जाएंगे? प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो सर इसका मतलब ये हुआ एजेंट और प्रिंसिपल एक ही डोर के दो कड़ी हैं। हाँ बेटा, अब आप समझ गए। तो प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे मतलब है, प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन ऑन हुज ऑन बिहाफ द एजेंट कैरी। मतलब एजेंट के लिए जरूरी है जिंदा होना प्रिंसिपल का, इसलिए प्रिंसिपल को हम डिफाइन करें तो वो हम एजेंट के रिलेशन पे डिफाइन करें जो बिजनेस को बढ़ाता हो। और जब हम इसके बाद में एजेंट को डिफाइन करें तो एजेंट जो डिफाइन होगा वो प्रिंसिपल के रिलेशन में डिफाइन होगा। तो यहाँ पर क्या क्या काम कर सकता है? ये एक फैक्टर की तरह काम करता है, ब्रोकर की तरह काम करता है, कमीशन एजेंट की तरह काम करता है, अड़तिया की तरह काम करता है, डेल ट्रेडर कमीशन पे काम करता है। किसके लिए काम करता है? प्रिंसिपल पर्सन के लिए। जब अगर प्रिंसिपल स्टैंड करेगा तभी जो है यहाँ पर स्टैंड करेगा ये बंदा। नेक्स्ट हम आते हैं लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो किस जगह हम लोकेशन को माने, किस जगह हम उस एरिया को, ऑफिस को माने, इसका मतलब ये है। तो लोकेशन ऑफ सर्विस के केस में पहले की मैं बात करता हूँ कि क्या चीजें आएंगी लोकेशन ऑफ सर्विस में। नंबर वन, वेयर ए सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज टू बी ऑब्टेन्ड। मतलब जिस जगह रजिस्ट्रेशन में एड्रेस दिया है वही जगह हो रही है सर्विस देने के लिए। सर क्या मतलब? डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक को रजिस्टर्ड करा रखा है, तो डॉक्टर कहाँ बैठा है? अपनी क्लिनिक पे बैठा है, ये इसका मतलब है। डॉक्टर जब क्लिनिक पे बैठ करके सर्विस देगा तो यही लोकेशन जो है बिजनेस के लिए मान ली जाएगी। दूसरा, वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब अब वो क्या कर रहा है, ये देखो एक फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, अगर उसने अपनी एक क्लिनिक बना रखी है और फिर उसको सर्विस देनी है तो क्लाइंट के अगर घर चला गया और वहां जाकर के फीस रिकवर कर लेता है तो ये लोकेशन मान ली जाएगी सर्विस के लिए। और जब हम गुड्स की बात करते हैं, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, तो जो लोकेशन उसने फिक्स एस्टेब्लिश्ड कर रखी है, जहाँ पर उसका ऑफिस है, वही एड्रेस रजिस्टर्ड है, उसी को ही काउंटिंग में ले लिया जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर ए सप्लाई is made for more than one establishment whether the place of business हो चाहे वो फिक्स्ड हो। तो यहाँ पर एक साथ कई जगह आइटम्स को देना, सर्विस करना, तो द लोकेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सप्लाई। किस किस पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं कि पेशेंट मान लो आ गया, उसको इंजेक्शन भी लगा दिया, फिर उसके बाद घर गया, तबीयत खराब हो गई, वहां पर भी देखने गए, तो दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। देन इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेस, हमने ऐसी कोई सिचुएशन ले नहीं रखी, तो द लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस रेसिडेंस ऑफ द सप्लायर, जहां वो रह रहा है उसी को ही इसका एक
पार्ट बेटा मान लिया जाएगा जो घर का उसका एड्रेस है। तो आज हम एक नोट भी साथ साथ सुन लो। द above definition relates only to services. The term location supply goods has not been defined in the act. तो जब भी बात हुई तो देखो सर्विस की हुई, मैंने सर्विस का ही आपको एग्जांपल लेके बताया। तो आज हम लोगों ने लोकेशन सर्विस के ऊपर भी कर लिया। यहाँ पे क्या लिखा था, लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर ऑफ सर्विस, तो जिसने सर्विस दी हम उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सर्विस जिसने रिसीव करी है उसकी बात हो रही है। तो लोकेशन जस्ट अपोजिट दोनों पार्टियों को हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब आगे हम लोग अगली क्लास में कवर अप करेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस और पर्सन, तब हमारी डेफिनेशन टोटल कंप्लीट हो जाएगी। पर्सन हम लोग का लास्ट पार्ट होगा, इसी में हम लोग